Just 17 Nash me in time C। अब आगे इरा के तेज तेज रोने से अव्यान उसे पकड़ लेता है और उसे चुप कराते हुए बोला, चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? और तुमने ड्रिंक क्यों की? इरा ने पहली बार ड्रिंक किया था, जिस वजह से बहुत बुरी तरह चढ़ चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल उसे नशीली हो गई थी और वाइन पीने से उसका चेहरा बहुत ग्लोइंग और लाल लग रहा था, जिससे इरा बहुत ही सुंदर लग रही थी। इरा सुबकते हुए अव्यान के सीने में छुपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना वरना वो डेविल आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अव्यान उसे अपने सामने करते हुए घूरने लगता है और फिर बोला, कौन डेविल? तुम किसकी बात कर रही हो? इरा अपनी बड़ी बड़ी नशीली आंखों से अव्यान के हैंडसम फेस को देखते हुए बोली, अरे वही फेमस गैंगस्टर दी अव्यान रावल जिसने मुझसे जबरदस्ती शादी की और मुझे अपने पास रख लिया। तारांकन। ये कह वो अपने होठों से पाउट कर लेती है। अव्यान बहुत बुरी तरह से अब इरा को घूर रहा था। वो यही सोच रहा था कि ये छोटी सी लड़की उसके बारे में खुद उसी से क्या क्या बोले जा रही है। अव्यान फिर बोला, अच्छा और क्या क्या करता है वो? इरा चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुमको पता है, एक सीक्रेट है मेरा कुछ, पर तुम उससे मत बताना। उद्धरण चिन्ह। अव्यान बिना किसी भाव के हाँ में सर हिला देता है। इरा खुश होते हुए बोली, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर यह सच है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। अव्यान जब ये सुनता है तो कुछ पुराना अजीब सा दर्द महसूस होता है। वो गुस्से से इसके बालों को पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम किसी और से प्यार करती हो? इरा दर्द में बोली, तुम भी डेविल के जैसे मुझे हट कर रहे हो। जाओ, मैं नहीं बताऊंगी अब कि मैं अपने। वो आगे बोलने ही जा रही थी कि मैं अपने आयु से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तब तक अव्यान से उसे किस करने लगता है। वो उसकी बात सुन ही नहीं पाता और बहुत रूड होकर उसे किस करने लगता है। उसके अंदर एक आग सी लग गई थी, जिसे अब वो इरा पर ही बुझाना चाह रहा था। इरा को नशे की हालत में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब अव्यान उसे बाइट करता तभी उसे बहुत तेज दर्द होता। अव्यान उसे अपने बाहों में कसकर भर रखा था और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा था और दूसरे हाथ उसके बालों में चल रहे थे। और वो इरा के लाल होंठ जिस पर वाइन का टेस्ट अभी तक था, उसे अव्यान बस पिए जा रहा था। इसके हाथ अव्यान की कालर को पकड़े हुए थे। चांद की रोशनी सीधे उन दोनों पर पड़ रही थी। लगभग 20 मिनट बाद इसको सांस लेने में दिक्कत हुई और वो अव्यान को खुद से दूर करने लगी, पर अव्यान दूर होने के बजाय उसे अपने गोद में उठा लेता है और अंदर बेड की तरफ बढ़ जाता है। वो इरा को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को छोड़कर गुस्से, बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन में इरा के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगता है। इरा पूरी तार नशे में थी और उसका शरीर भी तप रहा था और आज वो चाहकर भी अव्यान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। इस मोमेंट ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों को एक दूसरे की तड़प सी लगी हो, जिसे पाकर वो मिटा लेना चाह रहे हो। अव्यान इरा के नाइट गाउन को लगभग फाड़ के निकाल देता है और अपने शर्ट के बटन भी खोलने लगता है। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेतरतीबी से फ्लोर पर पड़े थे। अध्यान और इरा एक ही चादर में लिपटे थे और अव्यान इसको किस करते हुए अपने एक हाथ से लाइट्स ऑफ कर दी। पूरा रूम अंधेरा में डूब चुका था और अव्यान इरा भी एक दूसरे में डूबते जा रहे थे। अव्यान इरा के होठों को किस करते हुए अपने एक हाथ से उसके पूरे जिस्म को बहुत रफली सहला रहा था। इरा की सांसें गहरी हो चली थी। अव्यान उसके होठों को छोड़कर उसके गले, गर्दन, कंधे, हर जगह किस और अपने गुस्से, जिद के बाइट मार्क्स दे रहा था, जिससे इरा की बहुत तेज तेज सिसकियां निकल रही थी। अव्यान उसके चेस्ट को सहलाते हुए एक नज़र इरा को देखता, जिसकी आंखें दर्द से बंद थी। अव्यान तुरंत अपनी नजरें उससे हटा लेता है, अपने उसके चेस्ट पर किस बाइट करने लगता है। कुछ देर बाद इरा की फिर वही दर्द से भरी चीख पूरे रूम में गूंज उठती है। अव्यान अब उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और इरा दर्द से बस तड़प रही थी, क्योंकि ये उसका बस थर्ड टाइम ही था। पर आज इरा को उस दर्द में भी कहीं न कहीं एक अजीब सुकून मिल रहा था और अव्यान अपने अंदर के लगे आग को शांत कर रहा था। इसी तरह सारी रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अध्यान इरा के साथ लगभग 3 बार उसके साथ इंटीमेट होता है। इरा तो थक कर पूरी बेहोश ही चुकी थी। अव्यान सुबह के 5 बजे इरा की साइड में लेटता है। उसके फेस पर इस वक्त एक सैटिस्फैक्शन था। वो एक नज़र इरा को देखता है जो थककर बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अव्यान एकटक इरा के मासूम से चेहरे को ही देख रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, वो सिर्फ वही जानता था। वो इरा के माथे पर किस करके बेड उठ जाता है
और अपना पैंट पहनकर अपने जिम में चला जाता है। अव्यान ने अपने बंगले में सारी व्यवस्था करवा रखी थी, इसलिए वो सीधे वहां चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद वो जिम से पसीने में तर होकर लौटता है। उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, जिससे उसके हॉट एब्स बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो एक नज़र इरा को देखता है, जो अभी भी सो रही थी। फिर अव्यान वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद अव्यान फॉर्मल ग्रे पेंट और क्रीम कलर की शर्ट पहनकर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा था। उसे आज घर से काम करना था, इसलिए वो आज नॉर्मल ही रेडी हुआ था। वो रेडी होकर सीधे नीचे जाता है। हमीदा जी ने ब्रेकफास्ट बना रखा था, इसलिए वो ऑनलाइन न्यूज पढ़ते हुए नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करने के बाद वो हमीदा जी से बिना किसी भाव के बोला, वो अभी सो रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करिएगा। जब उठे तो उसे कुछ हेल्थी, उसका जो फेवरेट हो वो बनाकर दे दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और हमीदा जी हाँ में सर हिला देती है। अव्यान अपने लैपटॉप पर बड़े ही ध्यान से काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। अव्यान उसे इग्नोर कर देता है, पर फिर दोबारा आता है। अव्यान इस बार उस मैसेज को देखने के लिए फ़ोन उठाता है, पर वो जैसे ही मैसेज पढ़ता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसका हाथ फ़ोन पर कस जाता है। तो क्या था उस मैसेज में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। और तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट्स में बताना, क्योंकि रोमांटिक सीन्स लिखना इट्स लिटिल बिट टफ फॉर मी, आप सब समझ सकते हो। कोई नहीं छोड़ो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स सभी को। 18 आई कांट लूज यू एनीमोर। अब आगे। अव्यान अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है और वो जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो तुरंत अपने असिस्टेंट रंजय को कॉल करता है। उधर रंजय एक ही रिंग कॉल उठा लेता है और इधर से अव्यान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अव्योम राणा के हर एक्टिविटी की खबर अब से लेकर कल तक, जब तक मैं इंडिया नहीं आ जाता, मुझे मिलती रहनी चाहिए। रंजय अपने बॉस के मुंह से आज पहली बार इस आदमी का नाम सुनकर शॉक था, पर वो अपने आप को तुरंत संभालते हुए बोला, जी बॉस, मैं पता लगवाता हूँ और मैं उन पर नज़र भी रखूंगा। अयान तुरंत कॉल कट कर देता है और अपने फ़ोन पर भेजे गए एक फ़ोटो को देखने लगता है। उसे उस फोटो में एक आदमी को देखकर अंदर ही अंदर बहुत डर सा लग रहा था, जो अव्यान सबको डरा कर रखता था, जिसके आगे सारे लोग डरते थे। आज वो उस आदमी को देखकर बेचैन हो गया था। वो तुरंत अपना काम छोड़कर अपने वहां रखे सिगरेट के पैकेट को उठाता है और बालकनी में आकर सिगरेट की लंबी लंबी कस लेने लगता है। उसकी बेचैनी अभी इससे ही दूर हो सकती थी। वो एक बार फिर उस फोटो को निकाल कर देखने लगता है और उसके नीचे कैप्शन में जो लिखा था उसे दोबारा पढ़ता है। उस फोटो में एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर एक 60 साल का आदमी जो काफी अमीर था और एक रॉयल तेज उसके चेहरे पर था। वो हेड चेयर पर बैठा था और उसके ही जस्ट बगल एक 27 साल आदमी जो काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उसका नाम ही अव्योम राणा था और उसके अगल बगल भी कुछ आदमी और औरत बैठे हुए थे। फोटो को फ्रंट से लिया गया था, इसलिए सामने बैठे सभी लोग अच्छे से दिख रहे थे। अव्यान हेड चेयर पर बैठे उसी बूढ़े आदमी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक खौफ था। वो उस कैप्शन को पढ़ता है जिसमें एक खान तरीके से लिखा हुआ था, छोटे भाई आ रहा हूँ तुम्हारी भाभी को लेने बारातियों के साथ। उसके बाद एक एविल स्माइल वाला इमोजी था। अव्यान की नजरें बहुत कांप रही थी। उसे देखते वक्त वो अपना ऑफ करके तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में इरा अभी तक सुकून से सो रही थी। अव्यान इरा के बगल में बैठ जाता है और एकटक इरा के मासूम सी चेहरे को देखने लगता है। वो उसके चेहरे पर अपने हाथों को फिराते हुए बोला, नो आई कांट लूज यू, आई रियली कांट लूज यू एनीमोर, पर तुम तो उनसे। वो इतना कहकर चुप हो जाता है। उसकी आवाज में कपकपी सी थी। वो तुरंत इरा से अपनी नजरें फेर लेता है और अपने कठोर आवाज में बोला, जो होगा उसे मैं ही देखूंगा। ये कहकर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। उधर इंडिया में जयपुर के एक महल जैसे बंगले में अव्योम राणा अपने आलीशान कमरे में बैठकर उस फोटो को देख रहा था, जो अभी अभी उसने अव्यान को भेजी थी। वो उसे देखते हुए मक्कारों की तरह हंस रहा था। उसी के सामने सोफे पर बैठा नकुल चोपड़ा भी इस समय एक डेविल की तरह लग रहा था। उसका एक हाथ अब काम नहीं करता। वो अपने दूसरे हाथ से वाइन पी रहा था। वो वाइन पीते हुए अव्योम से बोला, मान गए छोटे मालिक, आप उस नौकर को बहुत अच्छे से उसकी जगह दिखा रहे हैं और अब मेरी बहन मेरे हाथ में आएगी। उसकी बात पर अव्योम उसे गुस्से में घूरते हुए बोला,
वो मेरी है तो वो मेरे पास आएगी, मैं उसी के लिए और अपने प्रिय छोटे चूजे अव्यान को उसकी औकात एक बार फिर से याद दिलाने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। इसलिए तुम ज्यादा खुश मत हो। नकुल चोपड़ा तुरंत चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर छोटे मालिक आपको लगता है कि बड़े मालिक इसमें आपका साथ देंगे? तारांकन अव्योम तीखी हंसी हंसते हुए बोला, वो जरूर देंगे मेरा साथ, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि उनका गंदा खून फिर से गंदगी फैला रहा है तो वो मेरा साथ आंख बंद करके देंगे। तारांकन ये कहकर वो शराब पीना शुरू कर देता है और नकुल चोपड़ा भी उसके साथ पीने लगता है। मुंबई में वही कॉटेज में मिस्टर बोस सोफे पर बैठा था और बीपी उर्फ बिहारी प्रसाद उसे कुछ जरूरी बात बता रहा था जिसे वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। बीपी बोला, बॉस खबर पक्की है, बड़ी भयंकर साजिश रची जा रही है। पता चला है कि जब से अव्यान रावल का हेरा गया है तब से नकुल चोपड़ा मुंबई से गायब है और वो वहीं गया है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर बोस कुछ याद करते हुए बोला, इसका मतलब उस दिन हमारे अटैक करने से पहले राणा के आदमियों ने उस पर अटैक किया था और एयरपोर्ट पर भी यही हुआ था। पीपी बोला, जी बॉस, उसी ने करवाया और वो अब खुलकर सामने आ चुका है। कोर्ट। मिस्टर बोस फिर बोले, इन दोनों की लड़ाई में हमारा क्या फायदा होगा? बीपी अपने बॉस को एक पागल की तरह देखते हुए समझाते हुए बोला, हमारा फायदा यही होगा कि हम दो बारूद के बीच में न आए, वरना मैं तो खिसक लूंगा और आप उसमें उड़ोगे। मिस्टर बोस गुस्से से उसे घूरता है और आगे देखते हुए बोले, मुझे लग रहा है कि हमें अव्यान रावल से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी अकेला है और राणा का तो पूरा खानदान ही उसके पीछे लग चुका है, तो यही सही रहेगा। बीपी उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, आपको क्या लगता है दी अव्यान रावल को कोई हरा सकता है या उसे आप जैसे चिरकुट की जरूरत होगी? वो खुद ही एक पूरी फौज है। उसकी बात पर मिस्टर बोस पूरी तरह चिढ़ जाते हैं और उनको गुस्से में देख बीपी वहां से 9-2-11 हो जाता है। काहिरा में इरा की आंख धीरे धीरे खुलती है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है उसके शरीर और सर में इतना दर्द हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि रात भर जैसे उसने कोई लड़ाई की हो। वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठती है, पर तभी उसे अपनी बॉडी पर कोई कपड़ा फील नहीं होता। वो चौंक कर अपने आप को देखने लगती है। वो पूरी नेक्ड थी। वो रात का सब याद करने की कोशिश करने लगती है, पर उसे बस इतना याद आता है कि उसने जब ड्रिंक किया था उसके बाद वो अपने रूम में आई थी। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था, पर वो अपने बॉडी में पेन से समझ चुकी थी कि अव्यान उसके साथ कल इंटीमेट हुआ था। उसे ये सोचकर ही अव्यान से नफरत और ज्यादा होने लगी। वो सर पकड़ कर बैठी थी, तभी उसके गेट पर नॉक होता है। इरा धीमी आवाज में बोली, अंदर आ जाए। हमीदा जी अंदर आकर इरा को ग्रीट करती है और उसे हैंगओवर जूस देती है। ईरान समझी से उन्हें देखती है तो हमीदा जी प्यार से बोली, मैडम ये सर ने कहा है देने के लिए, आपको आराम मिलेगा और आपका नशा भी पूरी तरह उतर जाएगा। इरा को अभी इसकी जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत उसे ले लेती है। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और इरा और हमीदा जी उस ओर देखने लगती है। 19 तुम खुद को सेटिस्फाइड कर सको है ना, अब आगे। इरा और हमीदा जी दोनों गेट की तरफ देखती हैं। वहां अव्यान खड़ा था जो इरा के पास ही आ रहा था। हमीदा जी सर झुकाकर वहां से चली जाती है। अव्यान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस वक्त वो इरा के पास आता है और उसे देखने लगता है। इरा के चेहरे पर अव्यान के लिए इस वक्त नफरत और गुस्सा था। इरा गुस्से से बोली, हवसी आदमी कर ली अपनी मर्जी पूरी, इसीलिए किए हो न शादी मुझसे जिससे तुम खुद को सेटिस्फाइड कर सको है ना। इरा बिना रुके बोले जा रही थी, पर अव्यान आज चुप था। वो बस चुपचाप उसे देखे जा रहा था। इरा उसे कुछ न बोलता देख इस बार चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे अभी मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अव्यान उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। इरा उसे अपने करीब आते देख बेड से सटने लगती है और थोड़ा घबराते हुए बोली, देखो तुम मेरे पास मत आओ, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम सीरियस क्यों ले रहे हो उस बात को? प्लीज पीछे जाओ। अव्यान इरा के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करके उससे हो जाता है। इरा को तो समझ ही नहीं आया कि ये अभी अभी हुआ क्या, पर जो भी हुआ इरा को बहुत अच्छी फीलिंग आई थी इस बार अव्यान के इतने सॉफ्ट टच से। वो अपने में ही गुम थी कि तभी उसे अव्यान की बात सुनाई दी जो उससे ही कह रहा था, रेडी रहना, आज शाम हम इंडिया वापस जाएं। ये कहकर वो इसको बिना देखे रूम से बाहर चला जाता है। इरा को तो आज अव्यान का बिहेव कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो आदमी उससे बहस करता था, उसे परेशान किया करता था, वो आज बिना कुछ कहे चला गया।
पर तभी इसको उसकी बात याद आई कि वो लोग आज शाम इंडिया जा रहे हैं। ये सोचकर इरा के फेस पर एक लंबी स्माइल आ गई। वो खुश होते हुए खुद से बोली, वाह, फाइनली मैं यहाँ से जा रही है और अब वहाँ जाकर मैं किसी भी तरह से उसे ढूंढूंगी। हाय मेरा आयु, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है, पर उसे ये भी पता था कि इतना आसान भी नहीं होगा उसे ढूंढना, पर वो तब भी खुश थी। उसके बाद वो तुरंत बेड से उठती है और खुद को चादर से कवर करके वॉशरूम चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है और वो दोनों इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इस बीच अव्यान ने इरा से एक भी शब्द नहीं बोला था। वो अपने ऑफिस का ही काम कर रहा था सारा टाइम। इरा को बहुत अजीब लग रहा था अव्यान का कुछ न बोलना, पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देती और आयु के कैसे ढूंढा जाए ये सब सोचने लगती है। अगली सुबह अव्यान के बड़े से गार्डन के बीचों बीच उसका चौपा उतरता है। हमेशा की तरह इरा सो रही थी और अव्यान बड़े ही शालीनता और केयर के साथ उसे अपने बाहों में उठाकर चौपा से बाहर निकलता है। इरा उससे चिपक कर सुकून के साथ सो रही थी। अव्यान का फेस अब भी इमोशनलेस ही था। वो इरा को बेडरूम में लाता है और उसे अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके एक टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। फिर वो इरा के चेहरे को देखने लगता है, जो गहरी नींद में सो रही थी। कुछ देर उसे देखने के बाद वो सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहाँ रंजय पहले से ही मौजूद था। अव्यान सोफे पर बैठते हुए उसे बोलने का इशारा करता है तो रंजय ने जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी वो उसे बताते हुए बोला, बॉस अव्योम राणा मुंबई आ चुके हैं और उनके साथ नकुल चोपड़ा भी मिला हुआ है और बड़े मालिक कुछ दिनों बाद आएंगे। तारांकन। बड़े मालिक का नाम सुनकर अव्यान का इमोशनलेस चेहरे के भाव और ठंडे हो जाते हैं। रंजय जो अध्ययन के साथ पिछले 7 सालों से था, 2 अध्ययन का सारा पास जानता था, इसलिए उसने उस आदमी का नाम न लेते हुए बड़े मालिक कहा। अव्यान अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसे साफ करने लगता है। रंजय समझ जाता है कि उसके बॉस कुछ खतरनाक सोच रहे हैं। अव्यान एक गैंगस्टर स्टाइल में अपने रिवॉल्वर को अपने हाथों में घुमाते हुए बोला, ठीक है, आने दो सभी को, मैं भी देखूं कैसे अपने काम को अंजाम देते हैं। और एक बात, इरा के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दो और डार्क हाउस की भी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बोला, और ये नकुल चोपड़ा बहुत अपनी कुत्तों के जैसे दुम हिला रहा है। इसके महबूब को उठा लो, तब देखता हूँ कैसे अपने एक हाथ से उसे बचाने आता है। उद्धरण चिन्ह। रंजय इज्जत के साथ बोला, जी बॉस, हो जाएगा। ये कह वो चला जाता है। उधर मुंबई के एक बंगले में अव्योम राणा किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा था और उसके सामने कुछ जासूस, हैकर्स और बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अव्योम ऑर्डर देने के लहजे में विशाल, जो बहुत बड़ा हैकर था, उससे बोला, अगले 2 दिन में मुझे उसके बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम हैक चाहिए, क्योंकि मैं खुद जाऊंगा इस बार अपनी जान को लेने। ये सुनकर विशाल एक केवल स्माइल करते हाँ बोल देता है। फिर वो अपने जासूस से पूछता है, क्या पता चला? वो जासूस बोला, वो लोग आ चुके हैं, पर वो आप पर नजर रखे हुए हैं। इतना आसान नहीं होगा उसके घर में घुसना। ये सुनते ही अव्योम गुस्से से उसके पैर पर गोली चला देता है और वो आदमी वही चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। बाकी सब वहां डर से कांपने लगते हैं। अव्योम बेरहम तरीके से बोला, अगर मैं नहीं घुस सकता तो तुम कैसे कहीं भी चलने लायक बच सकते हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने सामने खड़े सभी गाइस से बोला, रेडी रहना, क्योंकि इस बार कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने अपनी जान के लिए बहुत इंतजार किया है अब, और नहीं वरना तुम सब की लाशें बिछेगी। उसकी इतनी कठोर बातें सुन से करते हुए हाँ बोल देते हैं और फिर वो सबको जाने का इशारा करता है। उसके बाद वो सोफे पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद करके इरा के बारे में सोचने लगता है और फिर दरिंदे की तरह हंसने लगता है। इधर एक अपार्टमेंट में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी, वो काफी खूबसूरत थी और वो किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो दोनों इतना खोए थे एक दूसरे में कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। तभी 3-4 बॉडीगार्ड्स उसके घर का गेट तोड़कर अंदर आते हैं तो उन्हें किसी के कराहने की आवाजें आने लगती है। उसमें से जो हेड था वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, नकुल चोपड़ा तो अपने घर पर है, तो उसकी मंगेतर किसके साथ ये सब कर रही है? तारांकन। उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, शायद वो उसे धोखा देकर किसी और के साथ कर रही है। ये कहकर वो चुप हो जाता है तो हेड बोला, चाहे जो हो, हमें सूझ उठाने को बोला है, और वैसे भी जैसे घटिया नकुल चोपड़ा वैसे ही उसकी मंगेतर। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सब बिना झिझक के बेडरूम की तरफ बढ़ जाते हैं।
और एक लात मारकर गेट खोल देते हैं। बॉडीगार्ड्स काफी वेल ट्रेन थे, इसलिए ये सब उनके लिए मामूली था। वो सब अंदर आते हैं और वो लड़की जिसका नाम मिताली था और वो लड़का दोनों चौंक जाते हैं और गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ 4-5 गार्ड्स काले कपड़ों थे। उनके कपड़ों में एक ही सिंबल लगा हुआ था जिस पर टा लिखा हुआ था। उसका मतलब पूरी दुनिया और मुंबई जानती थी कि ये लोग कौन थे। इसलिए वो दोनों डर से एक दूसरे से अलग हुए और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगे। उस लड़के की तो हालत ही खराब थी। उन लोगों को देखकर वो डरते हुए उन सब से बोला, देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता कि ये कौन औरत है, मैं तो बस वन नाइट स्टैंड के लिए ही आया था, प्लीज। वो लड़की गुस्से से उस लड़के को देखते हुए बोली, कामिनी तू मुझे इस कंडीशन में छोड़कर जा रहा है। उन सब की तू मैं को इग्नोर करते हुए वो हेड अपने गाइस से बोला, इस लड़की को पकड़ो और तुम जाओ यहाँ से। हैश। वो लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो लड़का बिना देर किए तुरंत वहाँ से निकल गया और उन गार्ड्स ने मिताली को किडनैप कर लिया। चैप्टर 20 आई एम इम्प्रेस्ड माई वाइफी। अब आगे। डार्क हाउस। सुबह के 11 बजे इरा की नींद खुलती है। वो काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। वो अपने आसपास देखती है, उसे अव्यान कहीं नहीं दिखता। वो इसके बारे में ज़्यादा न सोचते हुए सीधे वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद इरा बाथरोब में बाहर आती है और क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद इरा मिरर के आगे रेडी होकर खड़ी थी। उसने पीच कलर का एक प्लाजो शूट पहन रखा था जिसके शूट की बाहें स्लीवलेस थी। गले में उसने छोटा सा प्लेटिनम मंगलसूत्र पहन रखा था जिसे अव्यान ने ही पहनाया था। उसे वो काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसने बालों को खोल रखा था और हल्का सा टचअप किया था। वो काफ़ी प्यारी और मासूम लग रही थी। फिर वो रेडी होकर नीचे जाती है और डाइनिंग हॉल में जाकर ब्रेकफास्ट करने लगती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। नाश्ता करने के बाद इरा अपने रूम में वापस जाती है और अपना फ़ोन लेकर शायरा को कॉल करती है। शायरा उधर से कॉल जल्दी ही उठा लेती है और इरा इधर से बोली, कैसी हो तुम? ओह तो मैडम को मेरी याद आ गई, शायरा थोड़े गुस्से से बोली। इरा थोड़ा उदासी से बोली, ऐसा नहीं है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। शायरा उसे टेंस होता देख समझाते हुए बोली, यार तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। इरा भी सोफे पर बैठी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। तभी शायरा खुश होते हुए बोली, यार तुम उसके भाई का पता लगाओ, उसका तो आराम से पता चल जाएगा, फिर उसके थ्रू तुम यूज ढूंढ सकती हो आराम से। बिल्कुल सही कहा यार, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात, इरा खुशी से चाहते हुए बोली। ये कहकर वो दोनों कुछ देर और बात करते हैं और फिर कॉल कट कर देती है। फिर वो तुरंत अपना सोशल मीडिया अकाउंट को लॉग इन करती है और उसमें वो उसके भाई का नाम सर्च करने लगती है। पर थोड़ी देर में उसकी एक्साइटमेंट उदासी में बदल जाती है क्योंकि ऐसा नाम का कोई भी इंसान पूरे सोशल मीडिया पर नहीं था। इरा को अब फिर एक बार रोना आने लगता है। उसे चिढ़ हो रही थी कि आखिर वो अब क्या करे। वो गुस्से से फ़ोन को सोफे पर पटकती है और सीधे रूम से बाहर निकलती है। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, पर उसे अभी किसी से लड़ना या उस पर अपना गुस्सा निकालना था। वो गुस्से से एक सर्वेंट से बोली जो साफ सफाई कर रहा था, अव्यान कहाँ है? वो सर्वेंट रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, सर अपने स्टडी रूम में हैं। इरा सीधे स्टडी रूम के अंदर जाती है और बेधड़क बिना परमिशन के अंदर चली जाती है। अव्यान उस टाइम मीटिंग में था। अचानक ऐसे गेट खुलने से उसकी आंखें सर्द हो जाती है और वो गुस्से से उस ओर देखता है तो वहाँ इरा अपना हाथ बंधे उससे दुगुने गुस्से में खड़ी थी। अव्यान को इरा इस टाइम बड़ी ही क्यूट लग रही थी, पर अव्यान उससे नजरें हटाकर जिससे वो मीटिंग कर रहा था उससे सर्द आवाज में बोला, मीटिंग इज ओवर नाउ, वील प्रोसीड टुमारो। ये कहकर वो लैपटॉप बंद करता है और सीधे इरा की तरफ देखने लगता है। उसके फेस पर कोई भाव नहीं था। इरा गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, अव्यान रावल, मुझे लड़ाई करनी है तुमसे अभी इसी वक्त। अव्यान अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने चेयर पर बड़े ही आराम से बैठते हुए बोला, पर मुझे अभी नहीं करनी कोई लड़ाई। इरा फिर गुस्से से उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सीधे से मुझसे लड़ाई करो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अव्यान इरा की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और तभी वो बहुत तेज हंसी आती है और वो हंसने लगता है। इरा एक पल तो उसे हंसता हुआ देखती ही रह जाती है क्योंकि अव्यान बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहा था हंसते वक्त। पर तभी इरा को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है।
अव्यान अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, अच्छा तो तुम मेरा खून पियोगी? हाँ। और लड़ाई क्यों करनी है तुमको बताओ? इरा फिर चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि मुझे इस हेल में नहीं रहना। वॉन्ट टू गो आउट, पर तुमने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है और इसीलिए मुझे तुमसे लड़ाई करनी है जिससे कि मैं तुमसे जीत जाऊं और बाहर जा सकूं। अव्यान अपनी चेयर से खड़े होकर उसके पास आते हुए बोला, अच्छा तो करो लड़ाई, में अब तैयार हूं। अव्यान की बातों में एक नरमी सी थी जिसे सुनकर इसका थोड़ा थोड़ा मन शांत हो रहा था, पर उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों। पर अव्यान को अपनी तरफ आता देख इरा पीछे जाते हुए बोली, तुम पास क्यों आ रहे हो? दूर रहकर भी लड़ाई हो सकती है। मैं तुमसे गन शूटिंग में लड़ाई करूंगी और जीतूंगी, समझे? अव्यान उसकी बात सुनकर वहीं रुक जाता है और एक एविल स्माइल करते हुए बोला, आर यू श्योर? तुम मुझसे मेरे जैसे शार्प शूटर से शूटिंग में कंपटीशन करोगी? इरा अपने दुपट्टे को स्टाइल से अपने गले में लगाते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, ऑफ कोर्स मिस्टर रावल, अभी तुम मुझे नहीं जानते कि मैं हूं क्या? उद्धरण चिन्ह। अव्यान उसे देखकर मन में बोला, पिछले 13 साल से जानता हूं तुम्हें। तुम्हारी सांसें तक गिन रखा है मैंने आज से लेकर पिछले 13 सालों तक, और इससे ज्यादा क्या ही जानूंगा मैं तुमको। कोट। तभी उसे इरा की आवाज आई और वो अपने रियल कैरेक्टर में वापस आ गया और बड़े ही घमंड के साथ बोला, ठीक है तो चलो आज तुम्हें जान लेता हूँ और तुम आज मुझे जान लेना। उसके बाद तुम यहाँ से बाहर जाने की बात भी छोड़ दोगी कहना। इरा भी एरोगेंट आवाज में बोली, देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि मुझे बस खून खराबे से डर लगता है। बाकी सारी एक्टिविटी मैंने अपने स्कूल डेज में सीख रखती थी। गॉट इट? ये कहकर इरा रूम से बाहर जाते हुए बोली, गार्डन में आ जाओ, वहीं होगा सब। ये आज इरा का अव्यान को ऑर्डर था, जिसे अव्यान मुस्कुराते हुए मान लेता है और फिर अपने मन में सोचता है, पक्का आज इसके मन का कुछ हुआ नहीं होगा तभी ये अपनी पुरानी हरकतें कर रही है। ये कहकर वो 2 गन निकालता है और गार्डन की तरफ चला जाता है। बड़े से गार्डन एरिया में 2 शूटिंग बोर्ड लगा हुआ था। अव्यान ब्लैक कलर के आउटफिट में और ब्लैक गॉगल्स लगाए अपने एक हाथ में गन लिए और दूसरे हाथ में कॉफी का मग लिए बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में खड़ा था, और वहीं इरा अपने दुपट्टे को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए बड़ी सी गन लिए खड़ी थी। इरा से एक चीज की गलती हो गई। उसे लगा था कि उसकी गन बिल्कुल उसके स्कूल के गन की तरह होगी जिसमें सिर्फ शूटिंग करना सिखाया जाता था, पर उसे नहीं पता था कि उसे जिंदगी में पहली बार रियल गन पकड़नी पड़ेगी, और वो काफी छोटी थी जिस वजह से गन उसके हाथ में काफी बड़ी लग रही थी। इरा अब अपनी ही बात में फंस चुकी थी और अव्यान को इरा को इस तरह देख काफी मजा आ रहा था। उसे पता था कि इरा हमेशा गुस्से में ऐसा कुछ कर या कह देती थी जिसे बाद में उसे ही भुगतना पड़ता था, और आज भी वही हुआ। वो कॉफी का एक शिप लेते हुए इरा को देखते हुए बोला, बीवी जब तुमसे गन नहीं संभाला जा रहा तो तुम शूट कैसे करोगी? इरा खुन्नस भरी नजरों से अव्यान को घूरते हुए बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सो कंसंट्रेट इन योर वर्क। अव्यान हंसते हुए बोला, वो तो मैं ध्यान दे ही रहा हूं, पर तुम अपना ध्यान देना वरना हाथ में लग गई तो उसका गुस्सा भी तुम मुझ पर निकालोगी। इरा सामने शूटिंग बोर्ड पर भारी सी गन को मुश्किल से उठाते हुए निशाना लगाते हुए बोली, अब बात बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद हार जाओ। अव्यान भी स्माइल करते हुए निशाना लगाने लगता है। पहला निशाना मुश्किल से इरा बिल्कुल एग्जैक्ट लगाती है और बच्चों की तरह खुश होकर बोलती है, देखा इसे कहते हैं शूटिंग, अब देखो तुम कैसे हारते हो मुझसे। इरा अव्यान की तरफ देख रही थी और अव्यान भी उसे खुश होते हुए देख रहा था। उसके बाद अव्यान एकटक इरा की तरफ देखते हुए बिना शूटिंग बोर्ड पर नजर डाले शूट कर देता है और उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। इरा की आंखें बड़ी हो जाती है अव्यान को देखकर। वो बिल्कुल हैरान थी, उसे नहीं पता था कि अव्यान इतना अच्छा शूटर है। अव्यान उसकी तरफ देखते हुए किलर स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? क्या बैकआउट करने का सोचने लगी? तारांकन। इरा उसकी बात सुन उसे घूरने लगती है और अपनी हैरानी छुपाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं कभी कंपटीशन में पार्ट लेकर उससे बैंक आउट नहीं करती, फिर चाहे मैं हार ही क्यों न जाऊं। अव्यान बोला, आई एम इम्प्रेस्ड माई वाइफी, चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। ये कहकर वो इरा को शूट करने का इशारा करता है। इरा फिर सही जगह शूट करती है और बार बार खुश हो जाती, पर उसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने 2 बार गलत शूट कर दिया और अव्यान बिल्कुल शांत था। उसका निशाना हर बार सटीक होता था। इस तरह इरा उस शूटिंग कंपटीशन में हार जाती है और वहीं गार्डन में लगे सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अव्यान को बहुत तेज तेज हंसने का मन कर रहा था इरा की इन हरकतों पर,
वो इरा से कैजुअली बोला, कभी छोटी छोटी सक्सेस पर इतना ज्यादा खुश नहीं होते, अधिकतर इन्हीं सब चक्करों में हम बड़ी बड़ी सक्सेस को गवा देते हैं। इरा उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी, पर वो न समझते हुए बोली, मुझे ज्ञान मत दो, तुम में छोटी सी लड़की इतने बड़े मन को कैसे संभालती। अब जाओ यहाँ से, मुझे अभी बात नहीं करनी तुमसे। ये कहकर वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अव्यान स्माइल करते हुए उसके पास जा ही रहा था कि पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है और अव्यान वहीं रुक जाता है। चैप्टर 21 यू आर माई एडिक्शन। अब आगे अव्यान इरा के पास जा ही रहा था कि पीछे से उसका असिस्टेंट रंजय उसे आवाज लगाते हुए आया। बॉस इट्स अर्जेंट, रंजय बोला। अव्यान एक नज़र इरा को देखता है जो अभी तक मुंह फुलाए बैठी थी। उसके बाद वो सीधे रंजय के साथ स्टडी रूम में चला जाता है। इधर इरा उदास हो जाती है। वो खुद से बोली, कोई मुझे मनाने भी नहीं आता, अगर तुम होते तो मैं उदास ही नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। फिर आगे अपने हाथों को अपने चिन्ह का सहारा देते हुए बोली, सोचा था इस राक्षस से जीत जाऊंगी, फिर कुछ भी मान लूंगी, इससे पर नहीं जीत पाई मैं। ओ गॉड, मेरी लाइफ में ही क्यों इतनी तकलीफ दे दिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने ही ख्यालों में गुम हो जाती है। उधर स्टडी रूम में अव्यान का फेस इस समय बहुत सीरियस लग रहा था। वो अपनी चेयर पर बैठा था और रंजय उसे कुछ बता रहा था। रंजय बोला, सर कोई सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा है, पर वो इतना एफिशिएंट है इन सब चीज में कि हम उसे रोक नहीं पा रहे। तारांकन। अव्यान कुछ सोचते हुए बोला, क्या इस दुनिया अकेला वही माहिर इंसान बचा हुआ है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तुम फौरन से किसी को बुलाओ, क्योंकि मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। उद्धरण चिन्ह। रंजय सर झुकाते हुए जवाब देता है, जी बॉस। अव्यान उसके बाद उठकर स्टडी रूम से बाहर गार्डन में चला जाता है, जहां इरा अभी भी ऐसे ही बैठी थी। अव्यान के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे ऐसे मुंह फुलाए देखकर वो उसके पास बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाता है। इस अचानक से उसके पास आने से चौंक जाती है और पीछे होने की कोशिश करती है, पर गार्डन में लगे जिस सोफे पर इरा बैठी थी वो उससे बिल्कुल सटी हुई थी, तो वो चाहकर भी पीछे नहीं जा सकती थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने और अव्यान के बीच दूरी बनाते हुए बोली, तुम क्या कोई च्युइंगम हो या फिर फेविक्विक जो हर वक्त मुझसे चिपकते रहते हो? उद्धरण चिन्ह। अव्यान उसे घूर कर देखते हुए उसे उसकी कमर से पकड़कर जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ना मैं कोई च्युइंगम हूँ और न कोई फेविक्विक में तुम्हारा एडिक्ट हूँ, एंड यू आर माई एडिक्शन। इरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों अव्यान से दूर जाने का मन ही नहीं हुआ। वो ऐसे ही उसकी आंखों में देखती रहती है। अव्यान भी उसकी काली आंखों में देखता रहता है और कुछ देर बाद उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल चुके थे। इरा को अभी भी होश नहीं था कि अव्यान उसे बड़ी शिद्दत से चूम रहा है। इसे होश तब आता है जब अव्यान हल्का सा उसके पिंक लिप्स पर बाइट कर देता है। इरा दर्द से उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और खुद छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अव्यान उसे स्ट्रगल करता देख धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों से अलग कर देता है। इरा अपनी सांसें काबू करते हुए गुस्से से अव्यान की गोद से उतर जाती है। अव्यान भी उसे छोड़कर उसे देखते हुए स्माइल करने लगता है। इरा अपने दुपट्टे को सही से करते हुए लाल हो चुके चेहरे को, अब चाहे वो शर्म से हुआ हो या गुस्से से, ये तो वही जाने, अपने आप को संभालते हुए गुस्से में बोली, यू रिडिक्यूलस पर्सन, तुम समझते क्या हो अपने आप को? घटिया आदमी, जब देखो तब मुझे छूते रहते हो। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ तुम्हारी, अंडरस्टैंड? अव्यान एक एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो बिकॉज यू आर माई वाइफ। अव्यान वाइफ शब्द पर जोर देते हुए बोलता है। इरा भी तिलमिलाते हुए बोली, वाइफ माई फुट, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कब तक यहाँ रखोगे? एक ना एक दिन तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास तो चली ही जाऊंगी। इरा के ये कहने पर अव्यान की आंखें बेहद सर्द हो जाती हैं और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है और बेहद शर्द आवाज में इरा से 2 शब्द बोला, अंदर जाओ। हालांकि वो बस 2 ही शब्द था, पर इरा के अंदर डर लाने के लिए काफी था। वो बिना कुछ दोबारा कहे तुरंत घर के अंदर चली जाती है। अव्यान गुस्से से वहां रखी ग्लास टेबल पर एक जोर से पैर मारता है और वो टेबल दूर जाकर गिरती है। इरा जो अंदर ही जा रही थी, वो बाहर कुछ टूटने की आवाज सुन कांप उठती है। वो धीरे से पलट कर देखती है तो ग्लास टेबल पूरी टूट चुकी थी। इरा डरते हुए तुरंत अपने रूम में चली जाती है और अव्यान अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, आखिर गलती क्या है मेरी जो मुझसे तुम प्यार नहीं कर सकती? आखिर क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार?
ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करके वही सोफे पर अपना सर टिका देता है। कुछ देर बाद अव्यान का फोन रिंग करता है। अव्यान अपना सर नीचे करके अपने पॉकेट से फोन निकालता है और जैसे ही उस आते हुए कॉल को देखता है, उसका हाथ हल्के से कांप जाता है और वो एकटक बिना किसी भाव के उस आते हुए फोन को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने को स्टेबल करके उस फोन को पिक करता है और अपने कान के पास जैसे ही रखता है, उसे उधर से एक भारी मगर कर्कश आवाज आती है, इतने बड़े हो गए तुम जो मेरा फोन उठाने में अब तुम्हारे पास समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अव्यान रिस्पेक्ट के साथ बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बड़े दादू। उधर से वो आदमी गुस्से में बोला, हमसे रिश्ता मत बनाओ, तुम अपना अध्ययन। बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी वो आदमी फिर बोला, पर अगर तुमको रिश्ता रखना है तो आज रात तक हवेली आ जाना। अव्यान थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए बोला, दादू आप मुझे हवेली बुला रहे हैं? वो आदमी न खुश होकर बोला, रात तक आ जाना। ये कह वो आदमी फोन रूखे तरीके से काट देता है और फिर वो आदमी पीछे मुड़कर सामने देखते हुए अव्योम से बोला, जो तुमने कहा है सही बात है न, क्योंकि मैं गलत चीज बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। अव्योम मन में शैतान की तरह हंस रहा था और सामने एक लाचार बनते हुए बोला, दादू मैं झूठ नहीं कह रहा, कुछ आप उसके भाई से पूछ लीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी जो उसका दादा था, वो उसकी जाल में फंस गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, परेशान मत हो बेटे, उस नालायक को मैं तब तक नहीं जाने दूंगा यहाँ से जब तक तुम उसे नहीं निकाल लेते इसके चंगुल से। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी रूम से बाहर चला जाता है और अव्योम शैतान की तरह हंसते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ जान, अब तुम मेरे बाहों में रहोगी हमेशा। तारांकन ये कहकर वो रावण की तरह हंसने लगता है और उधर अव्यान अपने फोन को एकटक देखता रहता है। उसके फेस पर एक इमोशन था, वो भी आज एक खुशी का। वो हल्का सा खुश था, पर वो था तो एक शातिर बिजनेसमैन और गैंगस्टर। वो कुछ सोचते हुए बोला, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। पर फिर वो बोला, नो दादू ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ कभी चाल नहीं चल सकते। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और बोला, चॉपर रेडी करो, जयपुर निकलना है अभी। उद्धरण चिन्ह। उधर से असिस्टेंट हैरान रह जाता है पर वो कुछ नहीं कहता और ओके बोल देता है। कुछ देर बाद अव्यान इरा के रूम में आता है तो इरा टीवी पर बेवजह के चैनल्स को बोरियत में बार बार चेंज कर रही थी। वो बहुत बोर हो रही थी। अव्यान उसके पास आकर उससे बिना किसी भाव के बोला, मैं जयपुर जा रहा हूँ और आज ही रात को वापस आ जाऊंगा। चारों तरफ गार्ड्स लगे हुए हैं तो भागने की कोशिश भी मत करना। इरा उसके जाने का नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है पर कुछ नहीं कहती। अव्यान भी उसे देखकर वॉशरूम चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद इरा खुद से घबराते हुए बोली, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ये चाहे जहां जाए मुझे उससे क्या मतलब, पर क्यों मेरा दिल घबरा रहा है? नो इरा भी स्ट्रंज। वो खुद को काम करने लगती है पर आज इरा को अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे। वो उठकर नीचे चली जाती है और अव्यान रेडी होकर गार्डन में जाता है जहां उसका चौपर खड़ा था। उसने ब्लैक कलर का एक अरमानी सूट पहन रखा था। वो काफी हैंडसम दिख रहा था पर उसका दिमाग शांत नहीं था, उसे कुछ तो अजीब फील हो रहा था। पर अपने दादू के हमेशा सही चीज में साथ देने की वजह से वो चाहकर भी उन पर शक नहीं कर पा रहा था। रंजय अव्यान को देखते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोला, बॉस ये सब सही तो है न, मतलब कि आपका ऐसे वहां जाना? अव्यान बिना किसी भाव के उससे सवाल करता है, सिक्योरिटी सिस्टम सही हुआ और गार्ड्स एक्स्ट्रा अलर्ट पर है न? रंजय समझ जाता है कि उनके बॉस कोई जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए वो भी बोला, जी बॉस एक्स्ट्रा अलर्ट पर है सब और सिक्योरिटी सिस्टम भी सही हो गया, बाकी रात तक तो हम वापस आ ही जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्यान हाँ में सर हिला देता है, फिर एक नज़र अपने रूम की बालकनी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए अपने चौपर पर बैठ जाता है और वो चौपर जयपुर के लिए उड़ान भर लेता है। और उधर इरा जो बालकनी से खड़े होकर उसे ही देख रही थी, कब से वो देखती है कि जैसे अव्यान उसे देखने वाला है, वो तुरंत पर्दे के पीछे छिप जाती है। पर उसे नहीं पता था कि अध्ययन उसकी हर धड़कन की खबर रखता है, तो क्या वो ये नहीं जान पाएगा कि वो उसे ही देख रही थी। इधर इरा को अंदर ही अंदर बहुत डर सा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वो अव्यान के जाने से खुश क्यों नहीं हो पा रही थी। वो अपने मन को शांत करने के लिए हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है और बेड पर लेट जाती है। कुछ ही देर में वो गाना सुनते सुनते ही सो जाती है और उधर अव्योम मुंबई के लिए उड़ान भर लेता है। तो क्या होगा आखिर, अब क्या अव्यान इरा को बचा पाएगा या खो देगा उसे? जानने के लिए पढ़ते रहिए
एंड मैंने बताया था कि मेरी पहली नॉवेल टॉक्सिकल बॉयज इनोसेंस गिरीस है। आप सब सर्च करेंगे या फिर सस्पेंस थ्रिलर के पॉपुलर नॉवेल में जाएंगे तो इजीली मिल जाएगी। एंड TSG मेरी इंस्टा इड वो रियल है, पर मैंने नॉवेल के लिए एक अलग इड बनाई है जो सन_शाइन_कुक है। मेरी 2 इड है और ये वाली मेरी नॉवेल से रिलेटेड है और दूसरी वो मेरी पुरानी पर्सनल इड है। एंड थैंक्स आपको TSG। एंड नीरू जी आपकी राजस्थानी लैंग्वेज बाय गॉड क्या कमाल की है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड मैं 2 एपिसोड दूंगी पर थोड़ा सा वेट करिए एंड थैंक्स। एंड फिरदौस जी मुझे पता है आपने मुझे सिर्फ बताया है, आपने ऐड करने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा, थैंक्स। एंड क्वीन ऑफ वर्ड्स आपके शॉर्ट फॉर्म गलिया सच्ची कहूँ मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई, मेरे सर के ऊपर चली गई सारी, बाकी आपके रोमांटिक सीन्स मुझे सही लगे और भी बताते रहिएगा। एंड सभी को थैंक्स। एंड मस्ट रीड माई नॉवल टॉक्सिकल बॉयज इनोसेंस गर्ल। बाय बाय सभी को। 22 क्या तुम मेरे आयु हो। अब आगे अभियान जा चुका था और इधर इरा भी गाना सुनते सुनते सो गई थी। शाम के 5 बजे इरा की नींद खुलती है और वो अचानक चौंकते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। वो अपने फ़ोन को देखती है जो अब स्विच ऑफ हो चुका था। वो उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वॉशरूम चली जाती है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे गार्डन में चली जाती है। वो वहाँ सोफे पर बैठ जाती है और कुछ सर्वेंट उसे इवनिंग स्नैक्स लाकर देते हैं, पर इरा का दिमाग आज कहीं और ही उलझा था। वो कुछ भी नहीं खाती और ऐसे ही बैठकर कुछ सोचने लगती है, पर वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी। एक अनजाना सा डर उसे डरा रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, कॉम डाउन इरा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये कहकर उठकर अंदर चली जाती है और टीवी ऑन करके कार्टून देखने लगती है, क्योंकि जब उसे हंसना होता था या फिर अपने माइंड को फ्रेश रखना होता था तो वो कार्टून देखती थी। उधर जयपुर हवेली के पीछे अव्यान का चौपा उतरता है और अव्यान उसमें से अपने आंखों पर डार्क गॉगल्स लगाए निकलता है। वो वहां जैसे ही कदम रखता है उसे हवेली देखकर अपने बचपन की कई सारी बातें याद आने लगती है। वो एकटक उस बड़े से गार्डन को देख रहा था। उसके फेस पर एक तड़प सी थी किसी को खो देने की। तभी पीछे से रंजय आते हुए बोला, चले बॉस। अव्यान अपने ख्याल से बाहर आकर हवेली के अंदर जाने लगता है। हवेली के गेट के आगे 2 हट्टे कट्टे पहलवान टाइप आदमी खड़े हुए थे जो पहरा दे रहे थे। वो दोनों शायद काफी पुराने थे, इसलिए अव्यान को देखकर पहचान गए। हालांकि अव्यान यहाँ कई सालों बाद आया था, पर फिर वो दोनों पहचान गए। वो दोनों मुस्कुराते हुए हवेली का गेट खोल देते हैं। अव्यान भी अपने शेड्स उतार कर उन्हें देखता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर कई सारे नौकर चाकर काम पर लगे हुए थे। वहाँ सजावट किसी राजघराने की तरह थी। अव्यान बिना किसी भाव के सीधे लिविंग एरिया में जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठकर हुक्का पी रहा था और उसके अलग बगल एक औरत जो काफी फैशनेबल साड़ी पहन रखी थी, जिसकी उम्र 45 साल की होगी, वो बैठी थी और एक आदमी जो कुर्ता पैजामा पहन रखा था वो बैठा था। हालांकि वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था, पर वो आदमी औरत के चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है। अव्यान उन्हीं के पास आ रहा था। उसका ऑरा बिल्कुल ठंडा था। बूढ़ा आदमी जिसका नाम चिंतामणि राणा था, वो अव्यान को जैसे देखते हैं अपने हुक्के को नीचे रख देते हैं और किसी राजा की तरह बैठ जाते हैं। वो आदमी औरत भी अव्यान देखकर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर देते हैं। अव्यान को जैसे पहले ही पता हो सबके स्वभाव के बारे में, इसलिए वो ज्यादा ध्यान किसी पर न देते हुए सीधे जाकर बूढ़े आदमी के पैर छूता है। पर चिंतामणि राणा उसे कोई आशीर्वाद नहीं देते। अव्यान को जैसे ये भी पता था, इसलिए वो अपने ठंडे लहजे में बिना बात को ज्यादा घुमाए बोला, दादू किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ। चिंतामणि राणा तिरस्कार भरी नजरों से अव्यान को देखते हुए उसे बैठने का इशारा करते हैं। अव्यान बिना किसी भाव के बैठ जाता है और उसका असिस्टेंट भी वही उसके पास खड़ा हो जाता है। चिंतामणि राणा बड़े ही घमंड में बोले, स्वागत है तुम्हारा हमारी विरासत में, अब तुम आज यहीं रुको, हमारे साथ कुछ वक्त बिताओ, शायद हम तुम्हें अपना नाम दे दें। उद्धरण चिन्ह। अव्यान अपना नाम दे दे शब्द सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बहुत जोर से बना लेता है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए आदर के साथ बोला, दादू मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे वहाँ ऑफिस का काम है, और जहाँ बात रही आपके राणा खानदान में आने की, तो मैं रावल नाम में ही बहुत खुश हूँ। वहाँ बैठे सभी लोग ये सुनकर अव्यान को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। वो औरत जो कामिनी राणा थी वो नकली हंसी हंसते हुए अव्यान प्यार से बोली,
बेटा तुम अभी आए हो और हम तुम्हें अब कल ही जाने देंगे, कुछ समय अपने चाची चाचा के साथ भी बिताओ। अव्यान का असिस्टेंट रंजय को उन सब की बातों से डाउट हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो लोग रोक रहे थे उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, पर वो अभी सबके सामने कुछ नहीं बोल सकता था। अव्यान कामिनी राणा की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, आप मुझसे अपना रिश्ता न बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं यहाँ दादू के कहने पर आया हूँ, आपके साथ वक्त बिताने नहीं। कामिनी को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि अभी उन्हें अव्यान को रोकना था। तभी वो आदमी रणविजय राणा अव्यान से बोला, बेटा पहले चाय नाश्ता करो, बातें तो आराम से होती रहेंगी। कोट। अव्यान से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था इन लोगों की झूठी खातिरदारी देखकर। अव्यान गुस्से में खड़े होते हुए चिंतामणि राणा से बोला, दादू अगर आपको यही बात करनी थी तो मैं किसी और दिन आऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। ये कह वो जाने लगता है कि तभी चिंतामणि राणा गुस्से में बोला, सोचना भी मत कि तुम अब यहाँ से अपना एक कदम भी बाहर निकाल सकते हो। अव्यान न समझी में उनकी तरफ देखने लगता है, तो रणविजय राणा अपने असली अवतार में आते हुए शातिर मुस्कान लिए बोला, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते जब तक कि मेरा बेटा वहाँ मेरी बहू को न पाले। उद्धरण चिन्ह। अव्यान को समझने में देर नहीं लगती कि ये सब उन लोगों की चाल थी। वो भी एविल स्माइल करते हुए बोला, ओह तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप सब इतने अच्छे कैसे बन गए। उद्धरण चिन्ह। फिर एक कड़वी स्माइल करते हुए चिंतामणि राणा से बोला, दादू आप भी अच्छी एक्टिंग करने लगे हो, वो भी अपने ही। अव्यान कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है, पर अचानक से कोई पीछे से उसके सर पर वार करता है और रंजय पर भी कोई वार करता है, और रंजय वहीं बेहोश हो जाता है। और अव्यान अपना सर पकड़कर पीछे देखता है, तो रणविजय राणा हैवान की तरह अपने हाथ में लाठी लिए खड़ा था। अव्यान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसकी आंखों में इरा का बचपन से लेकर शादी तक का सब कुछ उसके आंखों के सामने आने लगता है, और अव्यान बेहोश हो जाता है। उधर मुंबई में इरा को अब हद से ज्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उसने डिनर भी नहीं किया था, अब तक रात हो चुकी थी। उसका मन अव्यान को ही सोचे जा रहा था, और इरा इधर से उधर टहल रही थी। तभी उसे नीचे कुछ शोर सुनाई देने लगता है, और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है सब जगह की। इरा घबरा जाती है और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर अफसोस उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो गुस्से और डर में अपना फ़ोन वहीं छोड़कर धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे जाने लगती है। पर कुछ देर में माहौल पूरा शांत हो जाता है और लाइट्स भी आ जाती है। इरा को बहुत घबराहट होने लगती है। वो तब भी हिम्मत करके नीचे जाने लगती है। वो नीचे जब आती है तो उसे कोई आदमी सोफे पर बैठा दिखाई देता है। वो पीछे से कुछ समझ नहीं पाती कि कौन है। तभी उस आदमी की एक आवाज़ आती है जो शायद इरा को ही कह रहा था, प्रिंसेस में आ गया तुम हिलीने। इरा प्रिंसेस शब्द सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाती है, और वो आदमी इरा को कुछ न बोलता देख खड़े होकर उसके सामने आता है। इरा बुत बनकर एकटक उसे देखने लगती है। वो और कोई नहीं अव्योम राणा था। अव्योम बेहद प्यार भरी नज़रों से इरा को देखते हुए प्यार से बोला, प्रिंसेस तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या, देखो मैं आयु हूँ तुम्हारा। इरा अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रिंसेस शब्द उसे सिर्फ और सिर्फ उसका आयु ही बुलाता था, और आज वो इतने सालों बाद अपने सामने खड़े आदमी के मुंह से अपना वही नाम सुनकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या सच में उसका आयु उसके सामने है। अव्योम उसे कुछ न बोलता देख धीरे से उसके पास जाता है। अव्योम तो इरा की खूबसूरती देखकर ही पागल सा हो गया था। उसे इरा अब किसी भी कीमत पर चाहिए थी, पर वो जल्दबाजी में अपना काम नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए वो धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और प्यार से बोलता है, प्रिंसेस क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। उसके टच करने से इरा होश में आती है, पर वो तुरंत अपने कदम उससे पीछे ले लेती है। अव्योम को अब गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए लाचारी से इरा से बोला, क्या तुम भूल गई अपने आयु को। उद्धरण चिन्ह। इरा को आयु नाम सुनकर जैसे होश आया हो, वो आंसू भरी आंखों से अव्योम को देखते हुए बोली, तुम मेरे आयु हो, मेरे आयु। अव्योम मन ही मन केवल स्माइल कर रहा था, पर वो इरा से प्यार से बोला, हाँ प्रिंसेस तुमको याद हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। इरा का न जाने क्यों मन नहीं मान रहा था कि उसका बचपन का प्यार जिसे वो इतने सालों से चाहती आई है वो ये आदमी है, पर वो प्रिंसेस नाम सुनकर खुद को ही बातों को झुठला रही थी, क्योंकि प्रिंसेस उसे सिर्फ उसका आयु कहता था, और सामने खड़ा इंसान भी उसे प्रिंसेस बुला रहा था। इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए अव्योम से कांपते लहजे में बोली, आयु मेरे आयु।
अव्योम के फेस पर न दिखने वाली एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से इरा को अपने गले लगा लेता है और प्यार से बोला, फाइनली प्रिंसेस, तुम्हें याद आ ही गया मैं। इरा को उसकी बाहों में काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो अचानक से उससे दूर हो जाती है। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर वो तो उसका प्यार था। पर फिर भी इरा को अव्यान की बाहों जैसा सुरक्षित महसूस नहीं हुआ अव्योम की बाहों में। अव्योम गुस्से से अपनी मुट्ठियां बना लेता है इरा के ऐसे दूर होने से। पर वो शांत लहजे में बोला, प्रिंसेस चलो अब यहाँ से दूर चलते हैं क्योंकि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अव्योम उसके हाथ को पकड़ उसे डार्क हाउस से बाहर निकाल ले जाता है। इसका मन था कि वो यहाँ से बाहर निकले, पर इस तरह कभी मन नहीं था। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। अपना छुड़ाना चाहती थी, पर क्यों ये खुद उसे नहीं पता। पर तब तक अव्योम उसे कार तक ले आता है और इरा को उसमें बैठाते हुए बोला, प्रिंसेस अब चलते हैं हम यहाँ से, और अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इरा का मन नहीं था कार में बैठने का, पर प्रिंसेस शब्द से ही उसे ऐसा लगता कि उसका आयु ही है, क्योंकि जब वो आयु से मिली थी वो काफ़ी छोटी थी, जिस वजह से उसे उसका फेस अच्छे से याद नहीं था। बस यही एक शब्द था जो उसे अच्छे से याद था। वो कार में चुपचाप बैठ जाती है, अव्योम भी उसके साथ बैठता है और वो कार वहां से निकल जाती है। इधर जयपुर में अव्यान एक कमरे में लेटा हुआ था। उसे अब होश आ रहा था। वो अचानक से तेज से चिल्लाते हुए बोला, प्रिंसेस, तो क्या होगा इनके ट्रेजिक लव स्टोरी में? क्या कभी इरा जान पाएगी कि उसका आयु आखिर है कौन? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एन सब काफ़ी क्यूरियस है जानने के लिए कि आखिर इरा का आयु है कौन, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सभी को, इसलिए कंटिन्यू रीड करते रहिए। और फारिया अंडस्को अव्यान का कोई भाई नहीं है, वो इक्वल्स इरा के भाई से पूछने को बोला था, इसलिए आप सब कंफ्यूज मत होना कि अव्यान का कोई भाई भी है। उसका कोई भाई नहीं है। और टीएस उर्फ तनु, मैं आपको तनु ही बुलाऊंगी। एंड नाइस फ्यूज अंडस्को अव्यान, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए थैंक्स, इसे मैं आगे यूज़ करूंगी। और बचपन का भी पता चलेगा इनका, बस थोड़ा सा वेट। एंड डार्क मून अंडस्को डोंट वरी, थोड़े ही दिन की दूरी आएगी क्योंकि ज़्यादा रोना धोना मुझे भी नहीं पसंद। एंड क्वीन ऑफ माई लाइफ अंडस्को, आई एम सो सॉरी फॉर माई सिली मिस्टेक्स अबाउट योर नेम। बाकी थैंक्स अपने गालियों का फुल फॉर्म बताने के लिए, मैं ज़रूर इसे यूज़ करूंगी क्योंकि ये उतना भी बुरा नहीं है। बाकी अभी मेरी स्टोरी में थोड़ी दूरी आई है, पर जैसे ही ये लोग करीब आएंगे पक्का मैं आपसे रोमांटिक सीन्स पूछूंगी। एंड सभी को थैंक्स, बाय बाय।